हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मेरे साथ आप लोग फिजिक्स का अध्ययन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, किसी आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको पिछली वीडियो में तीन कंडीशन बताए थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो वहाँ पे आपके तीन कंडीशन थे। एक था गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पे, फिर गोली कोष पे, और फिर तीसरा था आपका गोली कोष के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी किसी आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, उसी तरह से तीन बिंदुओं पर हमको निकालना होगा। एक गोले के बाहर, एक गोले पर, और एक गोले के अंदर। तो जब मैंने आपको गोली कोष बताया था तो वहाँ पे मैंने तीन चीज़ें बताई थी कि जो गोली कोष हो वो चालक हो, या गोली कोष अचालक हो, या कोई ठोस गोला परंतु चालक हो। तो तीनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, यानी कि तीन चीज़ों के लिए एक ही फार्मूला होगा। वही गोली कोष वाला आपका या तो गोली कोष चालक हो, या गोली कोष अचालक हो, या कोई ठोस गोला हो जो चालक हो। तीनों के लिए तीन बिंदुओं पर हमने वहाँ पे पिछले डेरिवेशन में हमने बताया था। लेकिन आज हम देखेंगे कि किसी आवेशित अचालक गोले के, यानी कि अगर कोई अचालक गोला है, जैसे मान लीजिए कि कोई अचालक गोला हमने ले लिया जिसका केंद्र है O, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, यानी केंद्र O का एक अचालक गोला ले लिया है। ये कैपिटल R जो है इसकी त्रिज्या है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, अचालक का मतलब क्या होता है। अचालक का अर्थ है कि जहाँ से आवेश का जो है प्रवाहित न हो सके। जैसे प्लास्टिक की वस्तु है, उसमें आवेश जो नहीं प्रवाहित होगा तो उसको बोलेंगे अचालक। और चालक का मतलब जहाँ से आवेश प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो अगर आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो ये आपका आवेशित कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने पीछे आपको बताया था, पिछले वीडियो में एग्जाम्पल भी दिए थे कि जब हम प्लास्टिक को, यानी कि जो आपकी कंघी है, कंघे को जब हम सर में रगड़ते हैं और उसके बाद उसको किसी हल्की वस्तु के पास ले जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। यानी कि उसमें जो है आकर्षण का एक गुण आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कंघी होती है वो आवेशित हो जाती है। और आवेशित कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनों का जो है स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का अदला बदली हो जाता है, जिससे वो जो कंघी होती है आपकी वो आवेशित हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने एक गोला ले लिया है जो अचालक का बना है, ठोस गोला है जो अचालक है, जिसकी त्रिज्या R है, और इस पे एक समान रूप से Q आवेश प्लस Q आवेश वितरित है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका एक धनावेशित है। Q मत लिखिए, प्लस लिखिए। यहाँ पे ये गोला जो है आपका धनावेशित है और इसमें एक समान रूप से, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये जो गोला होगा, गोले का जो आवेश होगा, यानी कि मानते अगर Q आवेश है तो वो जो Q आवेश है उसके पूरे आयतन पर वितरित होगा। ठीक है, यानी कि आवेश Q गोले के संपूर्ण आयतन पर वितरित होगा। ठीक है, यहाँ पे एक समान रूप से इसके पूरे आयतन पर जो है वो वितरित होगा। तो अगर किसी भी, यानी कि कोई भी वस्तु है, उस पे जो आवेश है अगर उसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित है तो उसको बोला जाता है कि उस वस्तु का आयतन घनत्व, यानी आवेश का जो है आयतन घनत्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए Q आवेश जो है इसके पूरे आयतन पे वितरित है, तो इस गोले का आयतनिक घनत्व क्या होगा, यानी कि आवेश का आयतनिक घनत्व। ठीक है,
इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, आयतनिक घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर हो जाएगा आपका, तो मान लीजिए कि इसका आयतन यानी जो गोला है, गोले का आयतन v है, तो रो बराबर हो जाएगा q बटे v। ठीक है, यानी जो हमने गोला लिया है वो v आयतन का गोला है और उस पर q आवेश जो है एक समान रूप से यानी पूरे आयतन पे वितरित है, तो आयतनिक घनत्व हो जाएगा q बटे v। और v बराबर, अब देखिए v का मतलब हो गया आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपका, q बटे 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। या इसको लिख सकते हैं q बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मान लिया जाए समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ से वही पीछे वाला काम करेंगे। अब पहली स्थिति लेते हैं, यानी कि पहली स्थिति क्या है, गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति है कि गोले के बाहर जो है किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जो आपका केंद्र O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु हमने P ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसकी दूरी जो है स्मॉल r है। अब इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की जो है कल्पना कर लेंगे। ठीक है, सॉरी ये कैपिटल R होगा। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जो इसके चारों तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा क्षेत्रफल यानी कि हमको बिंदु P जो है गॉसियन पृष्ठ पे है, और यहाँ पे हम एक छोटा क्षेत्र ले लेते हैं, ये आपका हो गया, जिसका जो क्षेत्रफल है ds। अब इस ds से होकर जाने वाले जो वैद्युत फ्लक्स हैं उनकी संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी ये दिशा हो जाएगी E की, वेक्टर E हो जाएगा आपका, और सेम यही दिशा जो है आपका ds का भी हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर और जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों जो है एक ही दिशा में है। अब इस छोटे पृष्ठ से कितने फ्लक्स गुजरेंगे पहले उसको निकालें। मान लेते हैं कि इस छोटे पृष्ठ से d5 फ्लक्स गुजर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस क्षेत्रफल से यानी कि ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या तो मान ले, चूंकि आपका एच जो है छोटा है इसलिए फ्लक्स भी कम जाएगा, तो ले लेते हैं d5। तो d5 बराबर हो जाएगा आपका E इंटू ds, या d5 बराबर हो जाएगा E ds कॉस थीटा। अब देखिए चूंकि यहाँ पे दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो d5 बराबर हो जाएगा आपका E ds। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका निकल गया इस छोटे से पृष्ठ के लिए। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी संख्या क्या होगी, यानी कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। देखिए समाकलन d5 बराबर हो जाएगा E इंटू ds। अब जब समाकलन करेंगे तो ये तो आपका बाहर हो जाएगा, और चूंकि अब पूरे पृष्ठ की बात हो गई तो बड़ा पृष्ठ हो गया, तो वहाँ पे phi बराबर हो जाएगा E समाकलन ds। अब देखिए ds क्या है आपका, ds का मतलब हो गया इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए phi बराबर हो जाएगा E,
और एक पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पे 4πr², E इंटू 4πr², ठीक है। लेकिन गॉस प्रमेय से जो आप गॉस प्रमेय जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की जो संख्या होती है वो उस पृष्ठ के, यानी जो पृष्ठ है आपका, संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई बराबर होता है आपका Q/ε0। मान लेते हैं इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। तो ये आपका गॉस प्रमेय, फाई बराबर होता है Q/ε0, यानी कि किसी भी पृष्ठ से जो आपका फ्लक्स निकलता है उसका जो मान होता है वो उस पृष्ठ के पूरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो ये फाई बराबर होता है Q/ε0। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, अब देखिए यहाँ पे दोनों फाई के बराबर है इसलिए इसको बराबर में लिख सकते हैं। E 4πr² बराबर हो जाएगा Q/ε0, या E बराबर लिख सकते हैं Q/4πr² इंटू ε0। ये हो गया आपका किसी अचालक गोले के कारण, किसी अचालक आवेशित गोले के कारण उसके बाहर किसी बिंदु पर, यानी कि जहां हमने P लिया था उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q/4πr² इंटू ε0। अब देखिए हमने Q जो है कितना निकाला यहाँ पे, रो इंटू 4/3πr³। तो Q के जगह पे इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप रख लीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो जो Q है, यानी ये Q है, इसके जगह पे हम इतना रख देते हैं। E बराबर हो जाएगा आपका 4/3πr³ और ऊपर इंटू Q हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 4πr² इंटू ε0। देखिए यहाँ से 4π से 4π कट गया और बच गया आपका E बराबर RQ इंटू Q/3r² इंटू ε0। ये हो गया जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अचालक गोले के कारण उसके बाहर के किसी बिंदु पर। E बराबर हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, R³ इंटू Q/3r² इंटू ε0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही से लिख सकते हैं ऐसे, E बराबर Q/3ε0 इंटू RQ/r²। ये रहा आपका E का मान, ठीक है। तो हमारी दूसरी कंडीशन है गोले के किसी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका गोला है इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने, जैसे कि अब अगर हमने P को यहाँ न रख करके यहाँ पे रख दिया P, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलेंगे कि कैपिटल R बराबर होगा स्मॉल r के। यहाँ पे आपका जो त्रिज्या है और उसके जो बिंदु के बीच की दूरी है वो बराबर होगी, यानी कि R बराबर होगा R। तो हमने अभी पीछे क्या निकाला था, E बराबर Q/3ε0 और RQ/r², ठीक है। तो अब चूंकि गोले की त्रिज्या और केंद्र से उस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो बराबर हो गई, तो यहाँ पे E बराबर लिख सकते हैं 3ε0 r³ और यहाँ पे हम रख देंगे कैपिटल R r²। अब देखिए यहाँ से R से R जो है आपका कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा Q/3ε0 इंटू कैपिटल R। यानी कि यदि आप पृष्ठ पे निकालेंगे, यानी गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर होगी Q/3ε0 इंटू R, ठीक है। और इसके बाद इसका तीसरा जो है कंडीशन है गोले के अंदर, यानी अगर बिंदु P को हम गोले के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी तीसरी कंडीशन है आवेशित गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका गोला है उस आवेशित गोले के भीतर
तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कि आप कैपिटल आर जो है छोटा होगा स्मॉल आर, सॉरी हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। तो यहाँ पे हमने बना लिया एक गोला, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है आपका धन आवेश है, गोले का केंद्र O है और त्रिज्या है कैपिटल आर। अब इस गोले के अंदर ही, इस गोले के अंदर मान लेते यहाँ पे जो है बिंदु P है और इस P का जो है O से दूरी है स्मॉल r। अब इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है। अब चूंकि ये गोले के अंदर है तो अब यहाँ पर भी हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये जो है आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ में जो बिंदु P है किसी स्मॉल क्षेत्रफल में है जिसका क्षेत्रफल है ds, यानी इस पूरे गॉसियन पृष्ठ में जो बिंदु P है वो किसी स्मॉल क्षेत्र में है जिसका क्षेत्रफल है ds। तो यहाँ पे पहले की तरफ वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, और वही दिशा जो है आपके क्षेत्रफल वेक्टर की होगी, ठीक है। तो अब इस छोटे पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स की संख्या बताएंगे पहले, यानी कि ds क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, यानी जो आपका ds क्षेत्रफल है, क्योंकि ये जो बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है तो इसलिए यहाँ से फ्लक्स भी कम निकलेगा। तो ये हो जाएगा d फाई बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, या लिख सकते हैं d फाई बराबर E ds कॉस थीटा। अब चूंकि जो आपका d फाई है वो बहुत ही छोटे क्षेत्र के लिए है, जो d फाई है वो बहुत ही छोटे क्षेत्र के लिए है। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से, यानी कि जो आपका पूरा गॉसियन पृष्ठ है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का जो है समाकलन कर देंगे, तो समाकलन d फाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा E ds कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल वेक्टर है दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ से देखिए, अब चूंकि ये पूरे, अब यहाँ से समाकलन का चिन्ह आप हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब पूरे पृष्ठ की बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि पूरे पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई है, तो फाई बराबर हो जाएगा E बाहर आ जाएगा E इंटू ds, ठीक है। ds का मतलब हो गया, अब ds का मतलब तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, लेकिन जब इसका समाकलन होगा तो यानी कि पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि ये जो इसका क्षेत्रफल एक गोला है और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है E 4 पाई r स्क्वायर, यानी r त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ जो एक r त्रिज्या का एक गोला है, तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए, परंतु गॉस के प्रमेय से, अब देखिए, लेकिन यहाँ पे गॉस के प्रमेय से क्या है कि किसी भी पृष्ठ से जो फ्लक्स होते हैं, यानी कि किसी पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलते हैं उनकी संख्या उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुल आवेश जो है Q डैश है, ठीक है, यानी कि ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है यहाँ का जो कुल आवेश है, अब चूंकि ये अंदर है तो यहाँ का जो कुल आवेश है वो मान लेते हैं Q डैश है। तो फाई बराबर हो जाएगा Q डैश बटे ε0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2।
अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से, अब यहाँ दोनों को बराबर में रखेंगे तो Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 4πr स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं E बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/4πr स्क्वायर। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका, इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका गोला है, यानी कि अगर कोई ठोस अचालक गोला है उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट 1/4πr स्क्वायर। E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, Q डैश जो है आपका पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश है, R O से यहाँ P के बीच की दूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q डैश बटे R स्क्वायर। ये हो गया P पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आयतनिक घनत्व, आयतनिक घनत्व रो बराबर होता है आपका, पीछे मैंने बताया आयतनिक घनत्व को, आयतनिक घनत्व रो बराबर होता है Q बटे 4/3 πr क्यू। ठीक है, ये जो है आपका आयतनिक घनत्व का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमारा आवेश जो है वो है Q डैश बटे 4/3 पाई, और यहाँ पे देखिए इस छोटे त्रिज्या की बात हो, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो ये हो जाएगा R क्यूब। अब क्या होगा यहाँ से, ये आपका जो है ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 4/3 पाई कट जाएगा, या लिख सकते हैं Q डैश बराबर, ये R क्यू जो है ऊपर हो जाएगा Q इंटू R क्यू बटे R क्यू। अब इस ये जो मान है आपका यहाँ पे रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q डैश के जगह पे रख सकते हैं QRQ बटे RQ इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे, और यहाँ पे एक R बच जाएगा आपका QR बटे R Q। ये जो होगा आपका पृष्ठ के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट QR बटे R Q। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।